नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज कुछ खास मुद्दों को टटोलने छूने की कोशिश करते हैं और उसके जो कुछ मायने हो सकते हैं वो अपने पैनलिस्ट से समझने की कोशिश करते हैं। आज क्या कुछ खास है वो आपको बता देते हैं। दो खास मुद्दों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला मुद्दा ये, तमाम जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, तमाम मंत्रियों ने अपने कार्यभार संभाल लिए, लेकिन कार्यभार संभालते ही कुछ लोगों पर कांग्रेस ने उंगलियां उठाई हैं और बीजेपी की तरफ से और अरुण जेटली की तरफ से उसका जवाब भी दिया गया है। दूसरा मुद्दा ये है, एक तरीके से महाराष्ट्र की स्थिति अभी भी एक तरीके से कहें तो स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक चीज़ आज जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि शिवसेना ने एक तरीके से मन बना लिया है कि अब वो विपक्ष में ही बैठेगी। क्या कुछ महाराष्ट्र में आगे होगा, इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन दोनों मुद्दों पर हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। आइए जरा इसी चीज़ को देखते हैं, क्या कुछ खास है हमारे एजेंडे में। पीएम मोदी के नए मंत्रियों ने संभाला कामकाज, लेकिन कुछ चेहरों पर कांग्रेस ने जताया एतराज। जेटली का जवाब, राजनीति से प्रेरित है मंत्रियों के खिलाफ मामले। और महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी में नहीं बनी बात, शिवसेना का विपक्ष में बैठने का ऐलान। 12 अक्टूबर को सीएम फडणवीस को साबित करना है बहुमत, लेकिन बड़ा सवाल, बीजेपी सरकार की नाव कैसे लगेगी पार। चलिए, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ भूपेंद्र धर्माणी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ अजीत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रमन मलिक जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अवधेश जी आपके साथ, आपसे जानना चाहेंगे, अब नए मंत्रिमंडल में तमाम लोगों ने अपना कार्यभार संभाल लिया, इस नए चेहरों को पहले तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप देख रहे हैं। कौन से चेहरे आपको लगता है कि इनको, क्या कुछ लोगों को डाउनग्रेड किया गया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जी को डाउनग्रेड किया गया, कुछ लोगों ने कहा मुख्तार अब्बास नकवी को जो ओहदा मिलना चाहिए था उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। पहले इस पर बातचीत करते हैं, उसके बाद आज जो आरोप लगे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। मोदी के मंत्रिमंडल पर विस्तार से हम लोगों ने वैसे पहले भी चर्चा की है, लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि किसका डिमोशन, किसकी उन्नति हुई है, किसकी अवनति हुई है, इसके आधार पर मैं इसका मूल्यांकन नहीं करता हूं, क्योंकि ये सोचना ठीक नहीं है जी। कई बार एक व्यक्ति में योग्यता होती है, लेकिन वो किसी विशेष चीज में तो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, किसी चीज में नहीं कर सकता है, तो उसके आधार पर उसका परिवर्तन होता है। जैसे सदानंद गौड़ा, अब सदानंद गौड़ा रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री से उनको विधि मंत्रालय में लाया गया, तो कानून मंत्रालय कोई छोटा मंत्रालय नहीं है। कानून मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है। सरकार के जितने मामले हैं, जो भी पॉलिसी डिसीजन होते हैं, वो राज्य भर के जो मामले आते हैं वो सारे कानून मंत्रालय के पास भेजे जाते हैं उस पर कानूनी मत के लिए। उसका सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, कैग में जो होंगे, पीएससी में जो होंगे, वो भी बड़ा मंत्रालय है। लेकिन यह संभव है कि नरेंद्र मोदी को लगा हो, क्योंकि वो जिस प्रकार से आधारभूत संरचनाओं पर जोर लगा रहे हैं, उसमें रेलवे के बारे में जो उनकी एक कल्पना थी कि रेल को हमको दुनिया का एक मानक रेल बनाना है, उसमें हाई स्पीड ट्रेनें हैं, बुलेट ट्रेनें हैं, रेलवे के विश्वविद्यालय बनाने हैं, रेलवे को बहुत अन्य प्रकार से ऐसी सुविधाजनक बनाने हैं, तीर्थाटन के रेलवे चलाने, बहुत सारी उनकी घोषणाएं थी। तो शायद उनको लगा होगा कि ये व्यक्ति, इनसे बेहतर हमको दूसरे लोग लग रहे हैं, क्योंकि जिनको रेल मंत्री बनाया गया है वो नरेंद्र मोदी के वैसे अघोषित सलाहकार गुजरात सरकार में भी रहे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के चार्टर अकाउंटेंट हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 4 मंत्रालयों का संभाल चुके हैं। और जो रिवर को, नदी जोड़ो अभियान का पूरी सुरेश प्रभु का ही दिया हुआ था। तो ये प्राइम मिनिस्टर को लगा होगा। लेकिन मेरे कुछ निश्चित प्रश्न है इस मंत्रिमंडल को लेकर के, कि सवाल यह है कि अगर आपको बाहर से ही किसी को लाना था, जो न लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर देश में ऐसे समझदार लोगों की, कार्यकर्ताओं की या भाजपा समर्थकों की, क्योंकि वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है, आपने दल बदल करा के उसको लाया है, आपने उस शिवसेना से तोड़ के उस आदमी को लाया है, तो क्या इतना बड़ा अपरिहार्य जो व्यक्ति है कि जिसको आपको लाना पड़ा है, क्या 200 या तो 283 आपके सांसद हैं, 333 आपके एनडीए के सांसद हैं, बाहर लाखों कार्यकर्ता आपके हैं, क्या उनमें से कोई योग्य नहीं हो सकता था? एक बड़ा प्रश्न है मेरे सामने ये। ऐसे दूसरे लोगों का भी प्रश्न है कि आप कुछ ही दिनों पहले आप भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक रचना करते हैं और 5-5 बड़े केंद्रीय पदाधिकारी को आप मंत्रालय में ले आते हैं, ये क्या है फिर? तो इसके पीछे के कोई निश्चित विचारधारा सोचना, कोई निश्चित एक चरित्र देखना इस मंत्रिमंडल में मेरे लिए कठिन है,
क्योंकि ये ऐसे लोग नहीं आए जी। हैं जिनको देखते ही लगे कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेहरा आ गया है। बहुत लोगों की छवियों पर प्रश्न चिन्ह है, जो कि हम लोग लंबे समय से राजनीति में देख रहे हैं। बहुत की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह है। बहुत पिछली बार मंत्री रहे हैं जो नए में आए हैं, उनकी उपयोगिता उस मंत्रिमंडल में साबित नहीं हुई है। इसलिए कई ऐसे प्रश्न इस पर उठते हैं। लेकिन मैं अंत में जाके यही कहता हूं कि थोड़ा हमको वेट करेंगे, मैं वेट करूंगा थोड़ा। मैंने ये नहीं कि मैं इंतजार करूंगा तेरा कयामत तक कयामत हो और तू आए, वो कयामत तक का इंतजार नहीं है। कुछ समय की प्रतीक्षा की जा सकती है कि वाकई नरेंद्र मोदी जी ने जो चयन किया है ये 150 दिनों में, उसमें ये कितने खरे उतरते हैं। लेकिन मेरा तो मानना यही है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत कुछ जो नरेंद्र मोदी को लेकर के हम सबके अंदर एक जो मैंने वो लगता था कि एक अजूबा प्रधानमंत्री आया है जो सब कुछ लीक से हटके, ट्रेडिशन से हटके तेजी से कुछ नए काम करना चाहता है देश के अंदर। उस प्रकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार से उसकी प्रतिध्वनि, उसका प्रतिबिंब मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। धर्माणी साहब, आप कौन सा प्रतिबिंब और क्या चीजें देख रहे हैं? जो एक सवाल है कि सुरेश प्रभु को लाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तमाम जो लोग मौजूद थे, दूसरी पार्टी से 1 घंटे पहले वो बीजेपी की सदस्यता लेते हैं और उनका शपथ ग्रहण कराया जाता है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग काम कर रहे थे, अब तो उनको मंत्रालय समझ में आया था, उनका मंत्रालय बदल दिया गया। फिर एक व्यक्ति को लगेंगे चीज़ों को समझने में 2-3 महीने, और आपको लगता नहीं है जो उम्मीदें थी वो थोड़ा और उनको इंतजार करना होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्रिमंडल में लेते हैं और किसको क्या जिम्मेदारी देते हैं। अवधेश भाई ने बहुत टिप्पणी की हैं। मुझे लगता है कि इन टिप्पणियों पर मैं ना जाते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई ना कोई खासियत तो, अगर आप कहें कि क्या विशेषता है, मनोहर पारीकर की विशेषता बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है हम पिछले 3 दिनों से बार-बार उसी बात को पे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। किस प्रकार की सिंपलिसिटी, किस प्रकार अगले ने पूरी की पूरी राजनीति को सिंपलीफाई गोवा में किया, वीवीआईपी कल्चर खत्म किया, किस प्रकार की सिंपल लिविंग में वो रहे हैं पिछले, जब से वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। जो केजरीवाल यहाँ पर ढिंढोरा पीटते रहे, किस प्रकार बीजेपी या मतलब मीडिया से छुपकर कैसे वो सादा जीवन जीते रहे हैं। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ उनकी सादगी का। गोवा में जो हमारे कार्यक्रम हुए हैं 1-2, उसमें उनकी व्यक्तिगत जो मैंने सिंपलिसिटी और ऑनेस्टी देखी है, जिसकी वहाँ सर्वत्र चर्चा है, मुझे लगता है कि किसी और प्रदेश में अभी तक मैंने किसी मुख्यमंत्री की इस प्रकार की छवि नहीं देखी है। सुरेश प्रभु एक बात, दूसरी बात, सुरेश प्रभु एक बहुत डायनेमिक मिनिस्टर रहे हैं। अब कैसे होंगे इस पर अभी भविष्य में ही चर्चा की जा सकती है। लेकिन एनडीए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो पावर मिनिस्ट्री में उन्होंने जो कुछ किया वो अपने आप में अभूतपूर्व था। और यही कारण है कि उनके उस समय के कार्यकाल को देखते हुए नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस समय भी एक्टिव थे, और इस कदम से शिवसेना से रिश्ते भी, मैं वही कहने लगा हूं, जब एक शिवसेना से जो विवाद चल रहा है बीजेपी का, ये सब जानते हैं। और प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा ये संकेत दिया, उनको कहा कि आपके कोटे से एक अच्छे नेता है, उनको लिया जाना चाहिए। लेकिन शिवसेना उनको अपने कोटे से देने को तैयार नहीं थी। अब अगर कोई, आप वही वाली बात है जो हम बात अभी पहले भी कह रहे हैं कि बहुत 30 वर्षों के बाद इस देश को केंद्र में एक अपने बहुमत वाली सरकार बनी है, जो अब इस तरह के छोटे छोटे रीजनल दलों के जो दादा हैं उनकी ब्लैकमेलिंग से उठना चाहते हैं और उठकर काम करके दिखाना चाहते हैं। लोगों ने उनको मैंडेट दिया है डिलीवरी के लिए, एंड उन्होंने कहा है कि 5 साल बाद मैं अकाउंटेबल अपना हिसाब किताब दूंगा, लाऊंगा लेखा जोखा। अब वो लेखा जोखा लाएंगे तो उनको कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि 4 कल कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनमें से 3 दोबारा अभी सांसद बनने हैं, और एक ही सिर्फ सांसद है, वो जेपी नड्डा, जिनको कोई आवश्यकता नहीं है। 3 सांसद बनाए जाने हैं। मनोहर पारीकर ने तो आज भरा ही है, सुरेश प्रभु को भी अभी हाउस में लाना है उनको, और सेम बीरेंद्र सिंह का है। तो ये जो कहीं ना कहीं कुछ विशेषता उन्होंने देखी होगी तभी उसमें लिया है, और अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तब हम उंगली उठाएं तो मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा। और सुरेश प्रभु की जैसे आपने बात कही, सुरेश प्रभु
कि उस चीज को देखते हुए जो उनका एक एम्बिशियस रेलवे का प्रोजेक्ट जी। है, उस रेलवे के प्रोजेक्ट में या रेलवे विभाग में जिस प्रकार के वो काम चाहते हैं, उनको मुझे लगता है कि एक एप्रोप्रिएट मिनिस्टर लगा। मैंने ये कहना चाह रहा हूं कि जब वो यहां पर केंद्र में मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उस समय नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में ही थे, हरियाणा के प्रभारी थे, हिमाचल के प्रभारी थे, इसलिए उन्होंने भी बड़ा क्लोजली देखा है। और मैं जानता हूं एक ऐसे अधिकारी को, जो मेरे मित्र हैं, जो उनके पीएस हुआ करते थे, उनकी आज देहांत हो चुका है, बिहार उड़ीसा से थे और हरियाणा कैडर के थे। वो सुरेश प्रभु की एबिलिटी और उनके विजन की काफी तारीफ करते थे, और वो अपने आप में बहुत ही डाउन टू अर्थ, जैसे गरीब जिन्होंने उनका अपना जीवन ऐसा था, वो ये बताते थे कि मैं 10वीं क्लास में जब आया तब मैंने लाइट देखी, इतने पिछड़े क्षेत्र से वो थे। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी 2 पैनलिस्ट बाकी हैं, बीजेपी की भी राय लेंगे, साथ ही साथ अजीत जी भी हमारे साथ हैं, उनकी भी राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातचीत कर रहे हैं जो नया मंत्रिमंडल बना है, जो नए 21 चेहरे आए हैं, कैसे होंगे, और साथ ही साथ जो तमाम अब आरोप भी लगने लगे हैं उसकी सफाई भी आई। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, भूपेंद्र माड़ी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अजीत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और रमन मलिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। चलिए रमन मलिक जी को सबसे आखिरी में शामिल करेंगे क्योंकि उनको तमाम सवालों के जवाब देने हैं। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तमाम नामों के ऊपर जो तमाम तरह की चर्चा चल रही है, और ख़ास तौर से कहा गया कुछ लोगों को बिल्कुल ऊपर से लाया गया, चाहे वो मनोहर पर्रिकर के बारे में लंबे समय से हम 2-3 दिन से बातचीत कर रहे हैं, अभी हम बातचीत कर रहे हैं सुरेश प्रभु के बारे में, शिवसेना से उनको शामिल किया गया। इसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह को इनाम दिया गया, जिस तरीके से वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए। बहुत लोग बीजेपी के जो थे वो उनके अंदर थोड़ी सी मैं एक बात अभी पूरी करने वाला था, आपने बीच में काट दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ विशेषता उन्होंने देखी होगी जो सुरेश प्रभु को अपने गठबंधन के साथी को नाराज करके भी उन्होंने एमपी बनाने तक का बीड़ा उठाया है, जिम्मेदारी ली है। और मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री को जो विशेषाधिकार है उसके तहत जो उन्होंने ये सिलेक्ट किए हैं, इनकी वर्किंग को 6 महीने बाद अगर अपन डिस्कस करें तो कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो कांग्रेस से और हमें ये लगता है कि कल के एक्सपेंशन में हमें ये लगता है कि वास्तव में देश के अंदर अब ये नेता ऐसा आया है जिसने बहुमत की सरकार के नाते अब ब्लैकमेलिंग से दूर रखने का एक इंडिकेशन। अजीत जी 2 बातें यहाँ पर है। एक तो ये कि जैसा कि हमारे साहब कह रहे हैं कुछ ना कुछ काबिलियत होगी, बहुत लोग ये भी तर्क दे रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल में उन्हीं को जगह मिल रही है जिनके साथ मोदी के पहले से संबंध थे, या मोदी जिनको व्यक्तिगत रूप से उनके नजदीकी संबंध रहे उन्हीं को जगह मिल रही है। इन 2 चीजों में से आप किस स्थिति को देख रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं, एक तो टेस्टेड रेपुटेशन है, दूसरा परफॉर्मेंस है। अब रेपुटेशन के आधार पर बहुत सारे लोगों को आप ला रहे हैं मंत्रालय में, लेकिन आपके साथ ट्यूनिंग अच्छी हो, सरकार आपको चलाना है, प्रधानमंत्री के एड एंड एडवाइस के लिए मंत्रिपरिषद होता है, तो ये तो तय बात है। जब सुरेश प्रभु के नाम पर अगर आपत्ति है तो सुरेश प्रभु टेस्टेड है, रेपुटेशन अच्छा है और अच्छा काम भी कर रहे हैं। अभी G20 समिट में जा रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ शेरपा बनकर, तो वहां भी इसलिए लेके जाया जा रहा है कि वो भारत और दूसरे देशों के साथ जो द्विपक्षीय बातचीत होगी या अन्य देशों के नेताओं के साथ जो बातचीत होगी उसमें भारत का पक्ष रखेंगे, भारत के हितों को सर्वोपरि बना के पेश करेंगे। उनको एक अहम मंत्रालय दिया गया है। अगर मान लीजिए सुरेश प्रभु को रेल दिया जाता है, आपका एक अहम मंत्रालय है जिसका अलग बजट आता है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपको बुलेट ट्रेन चलानी है, तो आपको एक ऐसा मंत्रालय चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाए। सुरेश प्रभु का चेहरा ऐसा है जो एक राष्ट्रीय चेहरा है, एक नेशनलिस्ट के तौर पे उनकी पहचान बनी है। तो अब अगर प्रधानमंत्री को बाहर से
अगर 100% एफडीआई लाना है रेलवे में, तो कम से कम एक ऐसा चेहरा चाहिए जो ये साबित करे कि भाई नेशनलिस्ट है, आपके हितों को खतरा नहीं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि सुरेश प्रभु बहुत मेटिकुलसली कोई भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं, ये उनका रेपुटेशन है, तो ये एक अलग कॉज हो सकता है। मगर डी सदानंद गौड़ा साहब को जो लॉ एंड जस्टिस दिया गया, अगर हम ये कहें कि डाइवर्स्ट किया गया है या उनको अगर पावर से स्ट्रिप किया गया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जैसा अवधेश जी ने कहा कि सारे कानून जो भी देश में कानून बनते हैं उसकी अगुवाई या उसकी शुरुआती लॉ एंड जस्टिस विभाग से होती है। तो ये एक बहुत अहम मंत्रालय है, और खासतौर पे जब एक आप जजों पे नियुक्ति के लिए कॉलेजियम को खत्म करने संबंधी एक बिल लाने वाले हैं, तो उस संदर्भ में ये और भी महत्वपूर्ण है। तो ये है तीसरी जो बात है, जो सबसे अहम बात है, मनोहर पर्रिकर साहब को आप डिफेंस मिनिस्टर बना के लाए, वो एक अहम बात है। ये पर्सनल चॉइस थी, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को अगर आप इस्तीफा दिला के केंद्र में लाते हैं मंत्री, तो किसी एक बहुत ही बड़ी योजना है, डिफेंस को आपको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, तो एक ऐसा आदमी चाहिए। उन्होंने आते ही पर्रिकर साहब का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, टेक्नोक्रेट हूं, मैं जानता हूं कि कहां क्या हमें अपग्रेडेशन की जरूरत है। तो अभी बहुत सारे देशों के साथ आपकी वार्ताएं चल रही हैं, जिसमें आपको डिफेंस जो सामान की खरीद करनी है, खास तौर पे उस स्थिति में जहां पहले की खरीद में बहुत सारे सीबीआई के इंक्वायरी चल रहे हैं। तो आपको याद होगा कि कांग्रेस ने भी ऐसी स्थिति में एक एंटनी को वो डिफेंस मिनिस्टर बना के लाए थे, क्लीन इमेज वाले। तो पर्रिकर साहब की क्लीन इमेज है, यहां भी नेशनलिस्ट फंडा है, और यहां भी संबंध की दुहाई है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध, जैसा आपने कहा, वही की पोस्ट पे रहेगा। चलिए, अब जरा रमन मलिक जी, तमाम सवाल आपके लिए छोड़ दिए हैं तमाम हमारे पैनलिस्ट ने। एक सवाल तो ये कि आखिर में शिवसेना अब विपक्ष में बैठने जा रही है महाराष्ट्र में। सिर्फ कहा जा रहा है कि वो जिस मंत्री को वो भेज रहे थे वो एयरपोर्ट पे दिल्ली पहुंच गए थे, जब पता लगा कि जब प्रभु जी जो है अगर शपथ ले रहे हैं तो उनको रोक दिया गया, उसके बाद संबंधों में और खटास आई, तो इतना बड़ा रिस्क लिया गया और जो स्थिति बनी हुई है अभी, आप कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए विपुल जी, सरकार चलानी है, आपने कोई प्राइवेट मेंबर की कंपनी नहीं चलानी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। शिवसेना वाले मुद्दे पे मैं आता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो विजन को आप समझने की कोशिश करें। अगर हम दोबारा से इसको देखें और ये देखें कि आज के दिन जो सबसे बड़ा एलिमेंट हमारी सुरक्षा के साथ है, वो एक लूमिंग डेंजर जो सर पे बैठा है, उसको संभालना, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। और डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेलवे का होना और रेलवे जिस प्रकार से उसको मदद कर सकती है, वो भी बहुत जरूरी है। अगर मैं इस दृष्टि से इन दोनों मंत्रियों को देखूं, तो शायद ये एक बड़ी विजन होगी जो प्रधानमंत्री ने ली होगी। और मैं इस चीज को देखते हुए सिर्फ ये चीज बोलूंगा कि शायद ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम होगा जो इस सरकार ने लिया है अभी तक, कि दो ऐसे व्यक्तियों को डिफेंस और रेलवे दी गई है जो कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और क्लीन एग्जीक्यूशन में माहिर हैं, जाने जाते हैं। एक सवाल और पूछा जा रहा है बीजेपी। नहीं, मेरा ऐसा है ना कि जाने जाते हैं, वो तो यहाँ तक तो ये जो बात कर रहे हैं वहां तक हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है कि वो जाने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी के अंदर 125 करोड़ देश में एक दो लोग इतना अपरिहार्य, एक व्यक्ति जो एक स्टेट को इतने बढ़िया ढंग से चला रहा था, स्टेट की पॉलिटिक्स में बैठा हुआ था, क्या मतलब इतनी दिक्कत हो गई है भारतवर्ष में और भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में कि उनको वहां से उठा के लाना बिल्कुल अपरिहार्य हो गया था। दूसरे स्टेट में भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं। क्या एक पार्टी से तोड़ के लाना, मेरे सुरेश प्रभु अगर नहीं है तो रेलवे मिनिस्टर, उनकी योग्यता पर मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं नरेंद्र मोदी की कल्पना मैंने स्वयं कहा है कि क्यों लाए होंगे, इसकी कोई व्याख्या की है। लेकिन इससे यह पता चल रहा है ना कि आप पार्टी को, सरकार को किस दिशा में ले जा रहे हैं।
आप अपने पार्टी के अंदर वैसे लोगों को तैयार करने की प्रक्रिया में नहीं है, वैसे लोगों को ढूंढने की प्रक्रिया में नहीं है, पार्टी के समर्थकों को तलाशने की प्रक्रिया में नहीं है। और यह एक अत्यंत ही खतरनाक राजनीतिक संकेत है, जिसके चक्रव्यूह में फंस के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 का चुनाव हार गई थी। वही स्थिति नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुरुआत की है। ये सत्य है। ये अवधेश जी, मलिक साहब जवाब देंगे। ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर की प्रेरोगेटिव है किसको रखेंगे, उतने तक हम सब सहमत हैं। भैया मेरी भी प्रीरोगेटिव है कि मैं उस पर प्रश्न उठाऊं, मुझे जो लगे वो जवाब तो देने दीजिए। प्रीरोगेटिव अपनी जगह है, और वो प्रीरोगेटिव जो है अलोकतांत्रिक नहीं हो सकती है, वो परंपराओं से अलग नहीं हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हो सकती है। परंपराएं जो भी आप कह रहे हो परंपराएं से अलग नहीं हो सकती, ऐसा कोई विशेष चीज नहीं है। आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको जो अच्छा लगे और जहां पे आपको विश्वास हो कि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दी जा सकती है और जहां पे आपको सबसे ज्यादा फेथ है, अगर आप वहां दे रहे हैं तो उसमें कोई पार्टी तोड़ दीजिए किसी का। आप पार्टी कहां तोड़ रहे हैं? क्यों? शिवसेना से तोड़ दिया है, वो तो शिवसेना के आदमी थे, शिवसेना से तो शिवसेना को ऑप्शन दी थी, उन्होंने बोला नहीं देंगे। मैंने ऑप्शन नहीं मानेगा तो आप उसके आदमी को तोड़ करके मंत्री बना देंगे। यही पॉलिटिकल कल्चर जो है स्थापित हो रहा होगा देश में। कोई ये अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज की डेट पे जो देश के लिए सबसे जरूरी है, कुछ दिन बाद पी चिदम्बरम भी आएंगे एक मंत्रालय लेकर के। कुछ दिनों बाद जिनसे आप लड़ रहे थे, ऐसे कई नाम है अभी लिस्ट में जो आएंगे, वो कांग्रेस से भी लाया जाएगा। मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम से सलाह लेने गए थे अरुण जेटली बजट में। एक सवाल मलिक जी और होगा, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, रामाधार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के। मैं जरा इंट्रोड्यूस करा दूं सर, रामाधार शर्मा जी अभी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक छोटा सा सवाल मैं खाली जरा करना चाहूंगा यहाँ पर मलिक जी से। मलिक जी, एक सवाल और उठ रहा है, वो ये कि कहा जा रहा था हमेशा कि छोटा मंत्रिमंडल होगा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात हो रही थी। अब मंत्रियों की संख्या आपकी पहुंच चुकी है, करीब 60 से ऊपर पहुंच चुकी है। आपसे जानना 67 पहुंच गई है। आपसे मैं जानना ही चाहूंगा, अभी और भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, इस तरह की भी अटकलें हैं कि 1-2 महीने बाद फिर से एक्सपेंशन होगा। तो ये जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात थी, इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का अभिप्राय संख्या से नहीं है, उसका अभिप्राय जो तंत्र है या जो प्रक्रियाएं हैं उससे है। अगर आप हर जगह गवर्नमेंट का नाम लेकर अड़ंगे डाल डाल के कोई कैसे और कोई कैसे हर विकास को रोकते रहेंगे तो वो गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नेंस होती है जब आप डिलीवरेंस करते हैं, और उसके लिए जो भी ठीक हो और उसको करना पड़े वो करना चाहिए। लेकिन ये ना हो कि सिर्फ मंत्री आप इसलिए बना रहे हैं कि किसी को शांत करना हो, किसी को ऑब्लाइज करना हो, कोई आपने अपने समीकरण बचाने या सरकार बचानी है, या आपने अपने जो करे हुए कर्म या जो भी करा हुआ है उसको बचाना है, उसके लिए आप मंत्री बना दें। ये जो चीज है ये नहीं है। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप मिनिमम होता जाए, और गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब है कि ऑटोमेटिक रूट से गवर्नेंस जो है एक प्रक्रिया बन जाए। लोकोक्तियां और परिभाषाओं को अपनी सुविधा के लिहाज से परिभाषित करना, ये भाजपा के लोगों की शुरू से खूबी रही है। आज आपने तमाम आरोप लगाए, उसका जवाब भी दिया गया। सवाल तो आप कुछ करने जा रहे हैं, उसके बाद में जरा रामाधार जी को लेने आऊंगा, अगर आप संक्षेप में अपनी बात करें। समाप्त होने के बाद मैं बोला, अरे मैं तो रमन जैसे लोगों के लिए ही लड़ रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं को महत्व। मुझे ये लगता है जो अभी अवधेश जी ने बात की, मैं इनकी बात पर ही आ रहा था। मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जो भी कदम उठाते, अगर उसका आलोचना हमने करनी है तो आलोचना के बड़े माध्यम है। अब ये कहिए आप कि कल को वो कहें कि मेरे पास डिलीवरी देने वाले आदमी ही नहीं थे, तो तब क्वेश्चन आएगा कि आपने चुने क्यों नहीं, आपके पास बहुमत था। आएगा है आप अब उनके ऊपर ये फोर्स कर रहे हैं। जो उन्होंने बात कही अजीत जी ने, मुझे लगता है कि बहुत अप्रोप्रिएट बात है। प्राइम मिनिस्टर को जिसका ऊपर फेथ है, जिसका उसने काम देखा है, उनको लगता है कि इस मंत्रालय में जहां पर मैं बहुत बड़ा फंड दे रहा हूं, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होने जा रहा है, उसमें ये आदमी डिलीवर कर सकता है। इसने पावर सेक्टर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू एक काम करके दिखाया है, एक नया विजन दिया है। उनको अगर चूज किया है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसके लिए हमें इतनी हाई तौबा किस लिए,
6 महीने का समय देना चाहिए साथ में, इसके लिए अपलॉड करना चाहिए। चले अपलोड करेंगे जरा। कांग्रेस छोड़ के रामाधार जी, डिलीवरेंस पे गए। आज आपने तमाम आरोप आपकी पार्टी ने लगाए हैं कुछ मंत्रियों के ऊपर, उसमें नड्डा साहब का भी नाम। मंत्रिमंडल का गठन करना माननीय प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जिसे ले आए। बट मेरा कहना यह है कि सिद्धांत की बातें करके और सिद्धांत विहीन राजनीति ना करें। सिद्धांत विहीन कैसे? जैसे पहले इन्होंने कहा कि मैं मिनिमम गवर्नेंस और जो भी परिभाषा पहले परिभाषित की गई थी उसका मतलब ये समझाया गया था कि सरकार हम छोटा रखेंगे, सरकार का आकार छोटा रखेंगे, मंत्री हमारे कम होंगे और उनको ज्यादा विभाग देके ज्यादा समय उनसे कार्य लेंगे और लेके हम रिजल्ट डिलीवर कराएंगे। लेकिन अब आज आप देखिए कि 1.5 महीने बीतते बीतते इनके सरकार का आकार माननीय मनमोहन सिंह जी के सरकार के आकार के लगभग पास पहुंच चुका है। 2 का अंतर है अभी। अब देखिए रामावतारी, जो आपने बात कही, मुझे सरकार के आकार को लेकर कुछ नहीं कहना, लेकिन जो मिनिमम गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, मैंने नहीं सुना कहीं पर भी किसी बीजेपी नेता को यह कहते हुए या किसी भी नेता को यह कहते हुए कि मिनिमम गवर्नेंस का मतलब यह है कि एक आदमी से आप झाड़ू से लेके और एडिटर तक का, जो मैं अपनी भाषा में कहूंगा एडिटर तक का काम करवाएंगे, ये कहीं नहीं है। उसका मिनिमम गवर्नेंस का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है सरकार, वो अलग की बात है। मैं सुना हूं भाषणों में माननीय तब के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार, सरकार की जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम होगी और जो डिलीवरी है वो ज्यादा होगी। अब तक क्या होता रहा है कि हर जगह हर कानून में, जिस प्रकार आप अटेस्टेशन की बात करिए, अटेस्टेशन के लिए बच्चे घूमते रहते हैं आईएएस अफसरों के पास, क्लास 1 अफसरों के पास अटेस्टेशन है, उसी प्रकार एफिडेविट है। ये जो गवर्नेंस के पार्ट हैं, जो बड़े बहुत लंबे समय से जंग खा चुके कानून हैं, वो ढोते आ रहे हैं, उनको खत्म करना। वो एक अच्छा, वो सराहनीय कदम है जो आप बता रहे हैं। अजीत जी कुछ बोल रहे हैं, एक छोटी सी बात। एक मुद्दा है जो काफी चौंकाने वाला, वो ये है कि कुछ मंत्रालय ऐसे दिए गए हैं जो बड़े मिसप्लेस्ड है, बड़े चौंकाने वाले। ये जैसे मुख्तार अब्बास नकवी साहब सीनियर मिनिस्टर थे, माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्ट्री उनको दी गई है, वो भी राज्य मंत्री का दर्जा। वो क्या करेंगे इतने सीनियर नेता? एक तो ये बात है। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे नाम है, जैसे आपको साध्वी निरंजन ज्योति को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दिया गया है, बहुत छोटा सा विभाग है। लेकिन बाबुल सुप्रियो को आपने शहरी विकास, आवास, शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय दिया है। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे वाईएस चौधरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का और भू विज्ञान का आपने दिया। वाईएस चौधरी साहब, आपने अभी हमारे बुलेटिन में सुना था कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वो तो कारोबारी वगैरह ज्यादा, उस आरोप का खंडन भी आ गया है अभी जस्ट 5 मिनट पहले। मैं कह रहा हूं कि कुछ जैसे आपने रूडी साहब को आपने दिया है स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट तो जरूर करेंगे, जो मंत्रालय देगा, जो कामकाज देंगे। बड़का एनजीओ चलाते हैं भाई, तो यही सब काम करते ही रहे हैं, तो लेकिन जो मंत्रालय जो दिया जाता है वो आदमी के कौशल और उसके पूर्व अनुभव के आधार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ कुछ मिसप्लेस कैसे आप 2 लोगों को मंत्रालय जो दिए गए, जरा एक जवाब दे दूं पंकज जी को, अजीत जी को। ऐसा है कि किसी आदमी को एक समय आपने देश का मुख्यमंत्री बना करके और फिर कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया है, क्योंकि वो उसको डिजर्व नहीं करता था। तो कोई बड़ा पद पर कभी रह गया हो, लेकिन उसको बता दिया गया है कि आप उस पद के योग्य नहीं हो, आप यहीं तक के योग्य हो। तो उनकी सीमाएं बताई गई हैं, बहुत लोगों की औकात ठीक करनी पड़ती है। एक छोटा सा हर्षवर्धन साहब को रिप्लेस करके जेपी नड्डा साहब को लाना स्वास्थ्य मंत्रालय में, ये भी चौंकाने वाली बात है। इस पे भी आप बीजेपी हमारे मलिक साहब बहुत संक्षेप में टिप्पणी आपकी दोनों सवालों पे जाएंगे जो अभी वर्मा जी ने पूछे, उसके बाद देख ले जा रहे हैं। एक छोटा सा आपको चीज बता दूं कि अगर आप बोलते हैं कि छोटा है मंत्रालय या बड़ा है, अगर आप काम करने वाले हैं तो आपके पास काम करने के लिए दिन के 24 घंटे भी कम पड़ेंगे, जिस हालत में देश है। लेकिन अगर आपको क्लब्स में जाना है, जिमखानाओं में जाना है, बजट खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, आप फिर बीच में बोल रहे हैं भाई साहब, अगर आपको यही भाषा समझ आती है तो आपको वही भाषा समझा दी जाएगी। लेकिन अगर शालीनता से बात करना चाहें तो बहुत अच्छी बात। समय कम जी। अरे थोड़ा बहुत टोक टाक करते हैं तो आप क्यों गुस्सा आ जाते हैं? थोड़ा बहुत अगर मैं उनकी बात में नहीं होगा तो कंप्लीट कीजिए जी। लेकिन अगर आप जब काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसको आप जो भी डिपार्टमेंट दोगे वो उसमें काम करेगा। और हमने ये देखा है, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, खेमखा साहब जैसे भी हैं, तो उन्होंने काम भी करे। पॉइंट इतना सा है जो मैं रख रहा हूं कि इस समय
काम करने वाले व्यक्ति के पास भारतवर्ष के अंदर जो मिनिस्ट्रीज हैं, जिनके पास काम करने के डिपार्टमेंट दिए गए हैं, उनके पास इतना बड़ा काम करने का स्कोप है और इतना सारा काम करना है कि उन्होंने पिछले 10 साल के जो गड्ढे हैं उनको भर के फिर ऊपर उभरना है। तो उसके लिए अगर वो दिन के 24 घंटे भी काम करें तो भी कम है। चलिए फिलहाल तो अमेरिका की तरफ पॉलिटिकल पार्टी से मत लाइए, बाहर से सबको एक सिस्टम बना छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं फिलहाल। अभी पार्टी कार्यकर्ता अभी जो तमाम हमारे पैनलिस्ट हैं उनका मानना यह है कुछ समय देना चाहिए, आने वाला समय बताएगा कि जो तमाम चेहरे लाए गए हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, किस तरीके से आगे योगदान देते हैं देश की प्रगति में, इस पर नजर रखनी होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद महाराष्ट्र की राजनीति। कार्यकर्ता तो करते ही रहे। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और आज का दूसरा मुद्दा है महाराष्ट्र। जी हां, महाराष्ट्र में जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से वहां की सियासत पल पल बदलती नजर आई। चुनाव से पहले शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूटा, कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूटा और चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसके बाद लगातार इस बात की अटकलें कि बीजेपी शिवसेना दोबारा साथ मिलकर के सरकार बनाएंगी। लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें लगता था कि अब साफ हो रही हैं, फिर से उस पर धूल चढ़ती हुई दिखाई दी। जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ लगा सारे विवाद पीछे हट गए हैं और शिवसेना बीजेपी मिलकर के सरकार बना रही है। लेकिन लगातार जो है कोई ना कोई पेच लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में आ रहा है। आज की स्थिति आपको बता दें कि अब शिवसेना ने यह फैसला किया है कि वो विपक्ष में बैठेगी। 12 अक्टूबर को बहुमत साबित करना है। क्या कुछ सियासी तस्वीर अब बनेगी महाराष्ट्र के अंदर, इस पर चर्चा करते हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भूपेंद्र धर्माणी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रमन मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अजीत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और रामाधार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अवधेश जी आपके साथ शुरुआत करेंगे, समय कम है तो छोटी छोटी टिप्पणियां भी रखेंगे। सवाल मेरा यही कि जो हर बार ये लग रहा था और तमाम आपके साथ भी कई बार डिस्कशन हुआ, सब लोगों को ये लग रहा था कि नेचुरल एलाइज हैं, आसानी से बात बन जाएगी। पेच फंसा क्या और आगे की स्थिति कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, नेचुरल अलायंस तब तक था जब पुराने नेता सब जीवित थे। पुराने नेताओं के या तो स्वर्गवास हो जाने या फिर निष्क्रिय हो जाने या फिर मुख्य निर्णायक स्थल से बाहर हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का इस समय कोई भी नेचुरल अलायंस नहीं है। एक तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए। और महाराष्ट्र में जिस ढंग से शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया था, उसके बाद वैसे भी कोई प्राकृतिक जो है गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो तलाक एक प्रकार से हो चुका था। लेकिन चूंकि जनादेश इस प्रकार से आया है कि महाराष्ट्र को एक सरकार चाहिए है और जनादेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्णतया नहीं लेकिन आंशिक पक्ष में है। इसलिए एनसीपी ने बहुत ही व्यावहारिक निर्णय लिया, क्योंकि उसने धरातल को समझा था कि अगर हम इस समय विरोध करेंगे तो अगले चुनाव में हम भी इसमें साफ हो जाएंगे इस लहर में अगर सरकार को, तो उसने संभाल लिया है। शिवसेना का जो संकट है वो अपना संकट है। वो पहले से एक अभ्यास बना हुआ है कि हमारी बातें जैसे चलती थी वैसे चलती रहे, हम जो है हमेशा फर्स्ट पार्टनर रहे हैं, हमारे यहाँ के नेता आते थे, माथा टेकते थे, हम मानते थे। वो मानसिकता से उसको निकलने की अब जरूरत है। अब वो जूनियर पार्टनर हो चुके हैं। उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले टूट रही थी, 5-5 सांसद छोड़ के चले गए थे। अगर नरेंद्र मोदी नाम का जादू नहीं खड़ा होता तो शिवसेना खत्म हो गई थी लोकसभा चुनाव के पहले। तो शिवसेना बची इसलिए कि नरेंद्र मोदी उस प्रदेश में गए और नरेंद्र मोदी के कारण उनकी पार्टी बची रही और सीटें आ गई। लेकिन शिवसेना ये नहीं समझ पा रही है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, जैसे उन्होंने आज विपक्ष के नेता का ऐलान कर दिया एक प्रेशर में लाने के लिए, तो ये समय भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में आने की स्थिति में नहीं है। सरकार जो है अल्पमत की रहेगी, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि हम वोट भले उनके पक्ष में न दें लेकिन हम बहिर्गमन कर जाएंगे। सरकार बच जाएगी, सरकार काम करेगी, लंबे समय तक काम करेगी और इसी प्रकार से चलेगी। शिवसेना को बिना शर्त आना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, तभी गठबंधन होगा। धर्माणी साहब, गठबंधन के चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं और अभी की स्थिति के लिए आप जिम्मेदार कैसे मान रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि देश का सबसे पुराना गठबंधन जब जिक्र होता है
तो बीजेपी शिवसेना और बीजेपी अकाली दल के गठबंधन की बात होती है, और 25 साल पुराना गठबंधन ऐसे टूटना, और इसके संकेत बाल ठाकरे जी के निधन के बाद से ही मिलने लगभग प्रारंभ हो गए थे। जिस प्रकार की मुझे लगता है कि राजनीतिक जो समझ है उद्धव ठाकरे जी की, जिस प्रकार का एग्रेसिव पोस्चर वो अपने पिता के समान लेने की कोशिश कर रहे थे बिना उस लेवल का स्टेचर बनाए, वो एक सबसे बड़ा कारण इस गठबंधन में दरार आने में रहा। मेरा ये मानना है। मुझे लगता है कि जो उनका अपना आंकलन है, जिस प्रकार पहले उन्होंने सीटों के बंटवारे को लेकर जो एक राजनीतिक समझ होती है, मुझे लगता है बाल ठाकरे की समझ बहुत, उनकी समझ बिल्कुल अलग थी और वो चीजों को समझते थे। आज आप ये देखिए कि बीजेपी ने ये प्रूव कर दिया, बीजेपी लीडरशिप ने, कि जितनी सीटें वो हमें दे रहे थे उससे ज्यादा तो वो जीत चुके हैं। तो ये उन्होंने प्रूव किया है कि राजनीतिक रूप से हमें गलत आंकने का प्रयास कर रहा था हमारा बड़ा भाई, जिसको हम आज तक बड़ा समझते रहे। तो ये एक राजनीतिक संकेत जो अवधेश जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर ये दोनों एक ही विचारधारा के दल हैं। मुझे लगता है कि देर सवेर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इंटरनल प्रेशर के तहत उद्धव ठाकरे जी को ये अलायंस को बचाने के प्रयास करने पड़ेंगे। अभी वो बड़ी कोशिश में रहे कि किसी तरह से पावर शेयरिंग जो है वो उनकी टर्म पर हो। ये वो नहीं आंक रहे थे कि, क्योंकि मैंने बताया ना कि पहली बार उनको अपने स्तर पर निर्णय लेने पड़ रहे थे और उसमें वो बुरी तरह से फेल होते। लेकिन धर्मानी साहब, एक चीज और है इसमें, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की भी नाराजगी या एक तरीके का घमंड की बात लोग कर रहे हैं। नहीं, कि जिस तरीके से एक मंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गया था, लेकिन उसके बावजूद सुरेश प्रभु का नाम सामने आ गया। दूसरी बात, जहां पे जो महाराष्ट्र के अंदर स्थिति बनी हुई थी, वो उद्धव अमित शाह के कहने पर शपथ ग्रहण समारोह में भी आए, उनको लगा बात बन जाएगी, लेकिन हर मतलब झुकता हुआ जो पक्ष है वो शिवसेना ही दिखाई दे रहा है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो मैंने आपको पहले ही कहा ना कि जो राजनीतिक वातावरण है उसको जो सबसे अच्छे ढंग से आंकता है वो अच्छा राजनेता कहलाता है। और जो आपने बात कही, मैंने आपको कहा कि ब्लैकमेलिंग की जो राजनीति है उसको पूरी तरह से तिलांजलि देने का संकेत सीधा सीधा नरेंद्र मोदी ने दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा पसंद ये है, तुम्हारा नेता है, इसको दो। उन्होंने मना किया, उन्होंने उनको ज्वाइन करवाया, अपने दल में लेकर और उनको दोबारा सांसद बनवाने की उन्होंने एक बीड़ा उठाया है। मुझे यह लगता है कि ये आपकी बात ठीक है, आप इसको उस ढंग से ले सकते हैं, लेकिन ये भी तो एक संकेत है ना कि आप क्यों जो इनकम्पिटेंट। ये तो आपकी बात सही है कि नरेंद्र मोदी ने ये संकेत दिया है कि गठबंधन के दबाव में किसी को हम मंत्री में लेंगे और नहीं लेंगे, ये दौर अब नहीं चल रहा। ये तो बात ठीक है। तो ये दूसरी बात ये है कि ये जो आप बार बार बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि शिवसेना को इस समय जो भी बार्गेनिंग करनी थी वो बहुत समझदारी से करनी चाहिए थी और बीजेपी के प्रेशर को, बीजेपी के स्टेचर को समझते हुए करनी चाहिए थी। वही उनकी राजनीतिक विद्वत्ता जाहिर करती। चलिए, अभी तमाम पैनलिस्ट से बातचीत हमारी नहीं हुई है, अभी एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक है, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत की। हमारे साथ अब अगला सवाल जो होगा वो कांग्रेस से ही कर लेते हैं। इस बार महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से आपका भी गठबंधन टूटा और आपकी स्थिति काफ़ी दयनीय एक तरीके से होती हुई दिखाई दी, बहुत लोगों ने कहा कि आप चलिए 15 साल का वहाँ पे आपने कामकाज किया जिसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी का एक कारण बना गया। आप जो स्थिति इस समय महाराष्ट्र के अंदर देख रहे हैं, आपके एक सहयोगी सरकार बनाने के लिए पूरा आतुर दिखाई दे रहा है, कैसे आंक रहे हैं इस स्थिति को? देखिए, मैं अभी जो अवधेश भाई और दूसरे प्रेस के मित्र ने जो बात कहा, मैं उन बातों से तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। हमारा दल महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पर आया
अगर शिवसेना भाजपा का गठबंधन हो जाता तो मुख्य विपक्षी दल हमारा कांग्रेस पार्टी होती, विपक्ष का नेता कांग्रेस का होता। हाउस में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको उठाने के लिए विपक्ष के नेता की सहमति की आवश्यकता होती है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बात की संभावना मुझे दिख रही है कि कहीं ये बीजेपी और शिवसेना का मिला जुला मैच फिक्स्ड गेम तो नहीं है कि हम सरकार में, क्योंकि मेरा बड़ा भाई विपक्ष में भी हम और सरकार में भी हम, बस विपक्ष में भी हम हैं और सरकार में भी हम हैं, क्योंकि राजनीति बड़े आज के दिन में राजनीति का स्तर जितना गिरा है इतना पिछले 60-65 सालों में नहीं गिरा था, इसलिए अभी कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है स्तर गिरा किसने? सबने गिराया है, विपक्ष ने भी गिराया है, सत्ता पक्ष ने भी गिराया है, मैं वो बात, लेकिन मुझे लगता है कि ये विपक्ष में और सत्ता में दोनों जगह बने रहने का ये बीजेपी का प्लान है और बीजेपी शिवसेना का प्लान है और ये लोग उसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक एक एपिसोड सोप ओपेरा टाइप में रोज खोल रहे हैं और हम लोग टीवी के सामने न्यूज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने कमेंट्स दे रहे हैं। तो आपकी स्थिति तो बड़ी दयनीय हो जाएगी ऐसी स्थिति में अगर वाकई में आपकी बात जो स्थिति होगी हम उसको फेस करेंगे, क्योंकि केंद्र के अंदर केंद्र की राजनीति में भी आपके नंबर्स नहीं है, महाराष्ट्र में नेता विपक्ष का पद नहीं। लोकतंत्र में जनता मालिक है जिसको वोट, देखिए 1985 के चुनावों में भाजपा को 2 सीटें मिली थी, मात्र 2। अगर उस दिन वो राजनीति सारे भाजपा के नेतागण राजनीति छोड़ के अगर संन्यास ले लिए होते तो आज उनको मेजोरिटी नहीं मिलती। संघर्ष का खेल है, जनता के समस्याओं के लिए लड़नी है। आराम आधार जी, वो भाजपा की शुरुआत थी, आप आकाश से नीचे गिरे हैं, वो उसको पाताल से ऊपर उठना था। नीचे गिर के अगर हाथ पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो उसको रिपेयर करा के फिर चलेंगे, चलना आता है, उसकी संभावना नहीं। लेकिन उन्होंने जो एक रहस्योद्घाटन किया वो केवल इसलिए है कि भैया देख, ये कांग्रेस में आजकल कई चीजें चल रही हैं जो कांग्रेस में नेतृत्व के खिलाफ है, उधल कुछल कूद हो रहा है, पी चिदम्बरम बाहर जाने वाले हैं, बेटा बाहर जाने के लिए तैयार हो गया है, तो वो सब रोकने के लिए कि भैया हमको विपक्ष में भी ये सब नहीं रहने देना चाहता है, क्योंकि कम से कम केंद्र में मंत्री एक जरूर बनाता जो है। एक रिएक्शन मेरा पहले मलिक साहब से, मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा था राम अवतार जी से कि आपने बहुत अच्छा कहा कि ऊपर से गिरे कोई फ्रैक्चर के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए, और वो जो पुराने डॉक्टर फेल हो गए हैं 10 जनपद वाले, उन्हीं के पास लेने के जा रहे हो, समस्या तो ये हो रही है। 10 जनपद में हमारे चुनी हुई राष्ट्रीय अध्यक्षा बैठती हैं, उनका आवास है वो, और फिर चुनाव होने वाले हैं। मलिक जी एक नया पेच, एक नई बात, क्योंकि अब तक की बात कहीं किसी के दिमाग में शायद मैंने सुनी नहीं थी, अब तक नहीं सुनी किसी अखबार में, किसी मीडिया संस्थान ये बात आपके पैनल पे, आप ही के चैनल पे आज से 20 जिस दिन रिजल्ट आया था महाराष्ट्र का, मैं उस दिन भी बोला था। चलिए खैर, उस पर भरोसा करने लायक नहीं था। मलिक साहब, ये क्या दोस्ती इस तरह की आप लोग निभाएंगे, विपक्ष में भी हम, सरकार में भी हम, या आपको लगता है वाकई में तलखी है, तमाम कोशिशें हुई लेकिन बात बन नहीं पाई? देखिए, मैं इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये क्लीन पॉलिटिक्स के मापदंडों से बिल्कुल परे है और हम उसमें विश्वास नहीं रखते कि एक डर्टी गेम खेली जाए। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का संदर्भ है, हमने बहुत क्लियरली ये बोला है कि हम एक अल्पमत की सरकार भी चलाएंगे और गवर्नेंस देंगे, डिलीवरेंस देंगे। उसमें मेरे को ये भी ऐड करते हुए कोई दिक्कत नहीं है कि जितने समय भी सरकार चलेगी एक स्वच्छ सरकार चलेगी, और अगर जरूरत पड़ी, और ऐसा भगवान ना करे हो कि जब जरूरत पड़े दोबारा जाने की, तो आपके पास एक प्रूवन चीज हो कि ये हमने करा है इतने दिन में। और हम इस तरीके की पॉलिटिक्स में, जिस तरीके का शर्मा जी बोल रहे हैं, हमारा विश्वास नहीं है। ये पुराने कल्चर है, पुरानी हम लोग कह रहे हैं अगर सरकार नहीं गिरती है, एनसीपी जो है समर्थन एक बाहर से दे या फिर एक तरीके से वो सरकार गिरने ना दे, तो तमाम जो घोटाले हैं उस पर भी, उसकी जांच पर असर पड़ेगा, और इस वजह से ऐसी सेटिंग हो रही है। कोई घोटाले के ऊपर कोई कवर नहीं होगा। जो दोषी है न्याय अपना काम करेगा और इंडिपेंडेंटली करेगा, और उसको दंड दिया जाएगा। उस पे कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उसके ऊपर सिर्फ एक होगा कि अगर आप दोषी हैं तो आपकी जगह समाज में नहीं, जेल में। कितने दिन? अजीत जी, वो न्यायपालिका के ऊपर है। आप इस स्थिति को, इस परिस्थिति को जो एक नया एंगल रामाधार जी ने दिया है,
उस परिस्थिति को और ओवरऑल जो महाराष्ट्र की राजनीति, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, महाराष्ट्र की स्थिति पर आप क्या कुछ राय रख रहे हैं? देखिए, जो रामाधार जी कह रहे हैं वो तो अभी काइट फ्लाइंग है, मतलब वैसी स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों का गठबंधन नहीं हो सका अगर बीजेपी शिवसेना का, तो इसके पीछे केवल ये था कि प्रमोद महाजन जैसा कोई मध्यस्थ नहीं था। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि 1995 का फार्मूला जो था उस पे शिवसेना अड़ गई। डिप्टी सीएम वो कह रही थी कि डिप्टी सीएम का पद चाहिए या फिर 10 मंत्री पद चाहिए जिसमें 5 कैबिनेट के हों। बीजेपी का कहना था कि हम आपको नहीं देंगे डिप्टी सीएम, तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं देंगे तो 12 मंत्री पद दीजिए। तो इस पे ये जी न्यूज में कहीं देख रहे 8 पे राजी, 8 वो कह रही थी, बीजेपी कह रही थी कि हम 8 से ज्यादा नहीं देंगे, जिसमें 4 आपको कैबिनेट मंत्री पद देंगे, और यही फिर फार्मूला थोड़ा बहुत केंद्र में भी लागू होता। तो एक तो ये बात है। अब शिवसेना के सामने सबसे बड़ा खतरा पोचिंग का है। शिवसेना को साफ तौर पर लग रहा है, ये बार बार सम्मानजनक सम्मान की बात तो कर रहे हैं, शिवसेना को लग रहा है कि अगर इस तरह अल्पमत की सरकार बीजेपी चलाएगी नहीं और हम में से कोई टूट कर बीजेपी में जा मिलेगा, ये उसका सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए बार बार बीजेपी के बुली या उस तरह के बड़े भाई की भूमिका के बावजूद शिवसेना अभी कम से कम बार बार उसके सामने अप्रोच कर रही है, या ऐसा आभास दे रही है। ये लगता है। पर इसमें एक बात और भी है जो अजीत जी ने कही, जो आप अभी बात कह रहे थे, नरेंद्र मोदी का जो कल का एक्सपेंशन है वो भी एक इंडिकेशन दे दिया कि भाई अगर वो आना है तो मंत्री बन सकते हो, आ जाओ। ये भी एक राजनीतिक संकेत हो सकता है। फाइनल कमेंट आपसे मलिक साहब, संभावनाएं हैं या समाप्त हो गई शिवसेना के साथ जाने की? देखिए, पॉलिटिक्स में सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें क्लियर है कि हम अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। अगर किसी को सहयोग देना है तो उसको बिना शर्त सहयोग देना पड़ेगा और सच्ची निष्ठा से सहयोग देना। देखो, एक गुलाम अली गीत गाते हैं, मेरी मजलिस तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है, मेरे मन तो है, मेरे क्या है, मैं इन्हीं पत्थरों पर चल के आ सको तो आओ, है मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी वही करे, भैया आना है तो इसी रास्ते पर आओ, नहीं तो चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी, भूपेंद्र दरमानी साहब। दोनों दल, पक्ष और विपक्ष दोनों सत्ता में रहेंगे भाजपा। चलिए, एक नया जो एंगल है इस पर आगे हो सकता है कि और बातचीत चर्चा हो। मलिक साहब आपका भी शुक्रिया, अजीत वर्मा जी आपका भी शुक्रिया, रामाधार जी आप भी इस कार्यक्रम में जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह है कि आज लग रहा है स्थिति साफ है, शिवसेना हो सकता है विपक्ष में बैठे, बीजेपी माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाए, लेकिन महाराष्ट्र में रोज नए खुलासे, रोज नई बातें निकल के आ रही हैं। कल क्या होगा देखते हैं। फिलहाल के लिए रोचकता बढ़ रही है। घटना चक्र में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जाएं टीवी। नमस्कार।